नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रचारित करता रहता है कि वो तो एक गैर राजनीतिक संगठन है, वो एक सांस्कृतिक संगठन है और सक्रिय राजनीति में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन सब जानते हैं कि ये उसका मुखौटा है और असल में वो भीतर से पूरी तरह से राजनीतिक है, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है और देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाता है। और अब तो वो इससे एक कदम आगे भी निकल गया है। उसने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को हायर किया, जिसके बारे में ये खुलासा हुआ है कि उसने $3,30,000 3 महीने में ही पे भी किए हैं। इसका पूरा ब्यौरा मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आरएसएस पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से अपने पैर फैला रहा है, अपना जाल फैला रहा है। देश में विदेश में उसकी ताकत बढ़ी है, उसके पास पैसा बढ़ा है। हालांकि वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे उसकी पोल खुल सकती थी। वो अपने आप को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहता है और कहता है कि हमें तो गुरु दक्षिणा से ही धन प्राप्ति होती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसको धन किन किन स्रोतों से मिलता है, क्योंकि उसने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं किया है, जो कि होना चाहिए। एक स्वतंत्र देश में वैध गतिविधियां चलाने के लिए अगर इतना बड़ा संगठन है तो उसे किसी न किसी रूप में रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन वो जानता है कि अगर रजिस्टर हो गए तो उसे सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा, इनकम टैक्स को देना पड़ेगा, दूसरी एजेंसियों को देना पड़ेगा। लेकिन वो एक पर्देदारी बनाए रखने के लिए और जो मौजूदा सरकार है उसको वो छूट देती रहती है ताकि वो अपनी गतिविधियां चलाती रहे। तो अब आरएसएस का जो एक नया आयाम खुलकर आया है कि वो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म उसने हायर की और उससे जो अमेरिका के लॉ मेकर हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश की लॉबिंग फर्म के जरिए। अब सोचिए, सरकार तो लॉबिंग करती है, ये सब जानते हैं। अमेरिका में लॉबिंग वैध एक्टिविटी है, ये भी सब जानते हैं। और अगर सरकारें लॉबिंग करती हैं देश के हितों के लिए तो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा संगठन जो अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं करता है और विदेश में लॉबिंग फर्म हायर करता है, उसको इतना मोटा पेमेंट भी करता है और उसके बारे में खामोशी बरतता है। हालांकि सुनील अंबेकर जो आरएसएस के एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है, लेकिन इसके जो प्रमाण सामने आए हैं उसके खंडन से उनसे बात बनती नहीं है, जिनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लॉबिंग फर्म हायर करने और भुगतान से संबंधित मैं विवरण आपको दे रहा हूं, जिससे एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। फर्म का नाम है स्क्वायर पैटर्न बोक्स, जो अमेरिका की जो प्रमुख लॉबिंग फर्म हैं उनमें से एक है। ये फर्म पाकिस्तान सरकार के लिए भी काम करती है। अब आप समझ सकते हैं कि आरएसएस ने एक ऐसी फर्म को हायर किया है जो पाकिस्तान सरकार के लिए भी काम कर रही है, उससे आरएसएस अपनी लॉबिंग का काम करवा रही है। अब ये जो आरएसएस ने सीधे इस फर्म को हायर नहीं किया है, बल्कि स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजीज नामक एक अन्य लॉबिंग एक यूनिट है, जो वन स्ट्रेटजीज के नाम से उसको ये लॉबिंग का काम दिया गया है, जो इससे जुड़ी है स्क्वायर पैटर्न बॉक्स से। ये मध्यस्थ आरएसएस की ओर से काम कर रही है। जो भुगतान की राशि है वो मैं बता दूं, 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स में यानी जनवरी से सितंबर तक कुल $3,30,000 इसको दिए गए हैं। जनवरी से मार्च के लिए $1,20,000, फिर अप्रैल से जून के लिए $1,00,000 और फिर जुलाई से सितंबर के लिए $1,10,000 दिए गए हैं। पंजीकरण की तारीख भी बता दूं, 16 जनवरी 2025 को एलडीए के तहत ये पंजीकृत हुई है। पहली बार जब सार्वजनिक रिकॉर्ड्स में आरएसएस का नाम अमेरिकी लॉबिंग में आया है, ये पहला मौका है, क्योंकि लॉबिंग फर्म्स को वहाँ डिस्क्लोज करना पड़ता है, वो छिपा कर नहीं रख सकते हैं
कि उन्होंने किससे क्या धन लिया और किसके लिए लॉबिंग कर रही हैं, तो आरएसएस का नाम बाकायदा वहाँ रिकॉर्ड्स में आ गया है। और देखिए, लॉबिंग के उद्देश्य के लिए क्या चीज़ बताई गई? विदेशी संबंध। अब आप सोचिए कि आरएसएस को विदेशी संबंधों की क्यों परवाह होने लगी? ये तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो तो उसका सांस्कृतिक उद्देश्य है। अब ये अमेरिकी लॉ मेकर से, अमेरिकी जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से ये संबंध क्यों बनाना चाहता है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन ये जो भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करना एक इसका लॉबिंग का पर्पस बताया गया, और अमेरिकी अधिकारियों को आरएसएस का परिचय देना कि आरएसएस क्या है, क्या करता है, इसके बारे में उनको जानकारी बढ़ाना, ये उद्देश्य बताया गया। और रिपोर्ट्स के अनुसार आरएसएस की जो छवि बनी है दुनिया भर में एक फासीवादी संगठन के रूप में, उसको भी थोड़ा माइल्ड करना है, उसको बदलना है। तो ये इन्होंने लॉबिंग फर्म के जरिए किया। अब क्या क्या हुआ है ये भी देख लीजिए। इस लॉबिंग फर्म ने आरएसएस के लिए क्या क्या किया है ये भी समझ लीजिए। फर्म के लॉबिस्ट ने अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अधिकारियों से संपर्क किया आरएसएस के लिए। जनवरी 2025 में लॉबिस्ट ब्रेडफोर्ड एलिसन ने रटगर्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑन्ड्रे टुस्के, जो आरएसएस की आलोचना करती रही हैं, उनको मेल भेजा ताकि आरएसएस पर रिसर्च कर सांसदों को जानकारी दी जा सके। आप देखिए कि जो लॉबिंग फर्म है कैसे जानकारियां जुटाती हैं, जो आरएसएस के खिलाफ लिखती रही है उनसे भी ले लिया मटेरियल, अब उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। फिर जून 2025 में लॉबिस्ट बिल शटर, जो कि रिपब्लिकन सांसद रह चुके थे, और अन्य ने नागपुर में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया और उनके मेंबर से मिले। ये इवेंट हडसन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था। फिर अक्टूबर 2025 में आइए, आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ वाले इवेंट में अमेरिकी कॉलमनिस्ट जिम गेराक्टी ने भाग लिया, जो फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के द्वारा स्पॉन्सर था। ये संस्थाएं भी आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। जो 4 बड़े नाम लॉबिस्ट के जुड़े हुए हैं इस पूरे आरएसएस के लिए: ब्रेडफोर्ड एलिसन, लुडमिला कासुल्के, बिल शटर और रेबेका सुंगाला, ये नाम हैं उनके। अब आप पूछेंगे कि ये तो ठीक है कि अमेरिकी लॉबिंग फर्म को ये डिस्क्लोज करना पड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन आरएसएस तो इससे इनकार कर रहा है। उसने साफ कर दिया है कि हमने किसी को हायर नहीं किया है, लेकिन इसके सबूत बाकायदा मजबूत हैं। अमेरिकी सीनेट की जो एलडीए वेबसाइट है उस पर इसकी फाइलिंग्स हुई हैं और कोई भी इनको देख सकता है। इनकी बाकायदा लिंक मौजूद हैं, आप चाहें तो इन लिंक पर जाकर देख सकते हैं, जिनमें Q1 रिपोर्ट, Q2 रिपोर्ट, Q3 रिपोर्ट है, और जो रजिस्ट्रेशन की फाइलिंग है वो भी एलडीए जो सीनेट की वेबसाइट है उस पर भी जाकर इसको आप देख सकते हैं। इनमें आरएसएस को क्लाइंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नहीं किया गया, FARA के तहत नहीं किया गया, जो किया जाना चाहिए। जैसे विशेषज्ञ जो हैं क्विंसी इंस्टीट्यूट के बेन फ्रीमैन कहते हैं कि चूंकि आरएसएस विदेशी संगठन है, इसे फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये आरएसएस ने अपने को छिपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये पेमेंट हुआ है तो फिर ये सारा कुछ खुल जाएगा, इसलिए अपने को इस कानून के तहत रजिस्टर नहीं कराया है। और भी सबूत हैं, जिसमें जो प्रिज्म नाम की मीडिया फर्म है उसकी रिपोर्ट्स आई हैं जांच की, जहां नागपुर विजिट और ईमेल्स का भी जिक्र है। तो ये सारे सबूत अवेलेबल हैं, जिसको इनकार करना आरएसएस के लिए आसान नहीं होगा। ये और बात है कि वो बचने का काम करती रहे, वो अपने आप को पाक साफ बताते रहे, लेकिन ये संभव नहीं है। अब आरएसएस का पक्ष एक बार हमको जान लेना चाहिए। आरएसएस के पक्ष में सुनील अंबेकर ने ट्विटर पर कहा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में काम करता है और अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म को हायर नहीं किया है। आरएसएस की पत्रिका, ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है, इसको ध्यान रखिए। आरएसएस की पत्रिका है, ऑर्गेनाइजर ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया, आरएसएस की आउटरीच एलडीए के तहत पूरी तरह डिस्क्लोज है, यानी आरएसएस का अखबार ही इसे स्वीकार कर रहा है, लेकिन जब ये विवाद खड़ा हुआ तो उसने उसे हटा लिया। समझ सकते हैं क्या छिपाने के लिए क्या हटाया गया है। अब विवाद के जो अभी असली एजेंडा क्या हो सकता है ये भी समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आरएसएस कोई ऐसी साफ सुथरा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि उसके उद्देश्य बहुत पवित्र किस्म के हों। संस्कृति के नाम पर वो क्या क्या करता है ये दुनिया भर को पता है, हिंदुस्तानियों को भी पता है। जो नहीं समझना चाहते, नहीं जानना चाहते, उनकी बात अलग है। अब ये माना जा रहा है कि आरएसएस ने अपनी छवि को चमकाने के लिए इस लॉबिंग फर्म को हायर किया है, क्योंकि उसकी छवि जो है वो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा फैलाने, नफरत फैलाने से बनी हुई है। इस तरह की गतिविधियों में वो संलग्न रहा है और उसका उद्देश्य भी, घोषित उद्देश्य भी हिंदू राष्ट्र है। माफ कीजिएगा। और इस बैकग्राउंड के कारण, और हम सब जानते हैं कि देश में हुए बहुत सारे दंगों में, हिंसा में आरएसएस के लोग संलग्न रहे हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की हत्या तक में नाथूराम गोडसे जिसने हत्या की, उसके संबंध भी आरएसएस से थे, ये सब जानते हैं। तो ये आरएसएस भले ही इसे ये कहे कि ये सांस्कृतिक जागरूकता है, लेकिन दरअसल ये एक राजनीतिक लॉबिंग है। और फिर एक और कनेक्शन जुड़ जाता है कि पाकिस्तान से इस लॉबिंग फर्म का कनेक्शन है, उसी फर्म को आरएसएस ने हायर किया है। तो ये जो दो देशों की दो अलग तरह की ज़रूरतें हैं, उनमें ये घालमेल होता है और आरएसएस के एजेंडे का जो भी काम वहाँ हो रहा है उसकी जानकारी पाकिस्तान को भी आसानी से मिल सकती है और वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। आरएसएस की अमेरिकी गतिविधियों को भी ज़रा ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मैं उसमें बाद में आता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि आरएसएस का ये जो लॉबिंग वाला एस्पेक्ट है, ये शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो डरी हुई है। जिस तरह से आसपास के देशों में सत्ता पलट हुआ है और आरएसएस का या संघ परिवार का या बीजेपी का ये नैरेटिव है कि ये जो सारे सत्ता परिवर्तन हुए हैं उनमें ज़्यादातर में अमेरिका का हाथ रहा है। वो रिजीम चेंज में विश्वास करता है और जो भी रिजीम उसके मुफीद नहीं होती है या जो उसे लगता है कि जो देश उसके साथ नहीं चल रहे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो आस पड़ोस के देशों में रिजीम चेंज का अभियान चलाता है। तो अगर बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में ये सब हुआ है तो ये भारत को परेशान करने के लिए किया गया है। ये एक इस धारणा आरएसएस, संघ परिवार और बीजेपी ने बना रखी है। तो अब इसको कैसे, अगर अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिकी सरकार ये कर रही है, अमेरिकी एजेंसियां इसमें लिप्त हैं, तो कैसे उनको अपने सांचे में ढाला जाए, कैसे अगर उनमें ये धारणा बन रही है कि भारत फांसीवाद की तरफ जा रहा है, भारत सरकार, मोदी सरकार हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रही है और देश में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और जो दलित जातियां हैं उनके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, तो ये फांसीवादी संगठन को कैसे काबू में करना है। अगर फांसीवादी सरकार बन रही है, फांसीवाद की तरफ बढ़ रही है, तो कैसे उसको डिसलॉज करना है, वगैरह वगैरह। ये इसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे रोका जाए, इसमें आरएसएस को भी लगा दिया गया है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है आरएसएस को वहाँ सक्रिय करने की। आरएसएस के संगठन है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आरएसएस पहले ही अमेरिका में बहुत सक्रिय है, उसके संगठन भी है, उसका एक बड़ा नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है जो अमेरिका में भी काम करता है, हिंदू डायस्पोरा को संगठित करता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राहत कार्यक्रमों के नाम पर वो अपने हिंदुत्व को प्रचारित करता है। तो एक बड़ा संगठन है। कौन से प्रमुख संगठन हैं आरएसएस से जुड़े हुए,
उन पर एक नज़र डाल ली जाए। एक है हिंदू स्वयं सेवक संघ यूएसए, HSS। ये आरएसएस का बिल्कुल प्रत्यक्ष सहयोगी है। इसकी स्थापना 1940 में ही हो गई थी। 1989 में 501(c)(3) टैक्स एग्जेम्प्ट एनजीओ के रूप में वो रजिस्टर्ड है। माने आरएसएस भले ही यहाँ रजिस्टर नहीं है, लेकिन एचएसएस को चूंकि अमेरिका के प्रावधान ऐसे हैं वहाँ रजिस्टर करना पड़ा है। और उसके इस आरएसएस के साथ संबंधों से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ हो सकता है। एचएसएस के 150 देशों से ज़्यादा देशों में 3000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अमेरिका में करीब ये 200 शाखाएं चलाता है। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका VHPA, इसको 1970 में शुरू किया गया था और ये मोटे तौर पर हिंदुओं के बीच हिंदू त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करना, शिक्षा और सामाजिक कार्य का एक मुखौटा लगाकर हिंदुत्व का प्रचार करना, ये इसका मुख्य मकसद रहा है। इसी तरह से एक सेवा इंटरनेशनल करके ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मोटे तौर पर राहत कार्यों की आड़ में हिंदुत्व का प्रचार करता है। 2021 में कोविड फंड से 8 करोड़ 33 लाख डॉलर इसे मिले थे। कैसे इसने इस्तेमाल किया कुछ पता नहीं है। अमेरिका में तो हिसाब देना पड़ता है तो दिया होगा, लेकिन वहाँ से बहुत सा पैसा इसने आरएसएस को भेजा था हिंदुस्तान में, उसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ है। ये हिंदू अमेरिकन जो हैं उनका फाउंडेशन है और ये भी काम वही करता है जो आरएसएस का एजेंडा है, यानी हिंदुत्व का प्रचार, हिंदू राष्ट्र का प्रचार, मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी, जो इसकी जो मूल अवधारणाएं हैं, मूल सोच है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। इनकी गतिविधियों का ब्यौरा लें तो जो शाखाओं के कार्यक्रम हैं वो मीटिंग्स, साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, योगा वगैरह कराते हैं, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, हिंदू दर्शन की चर्चा। आइडिया ये है कि हिंदू समाज को मजबूत बनाना है। सामाजिक कार्य, कोविड-19 में जैसे लाइबेरिया में रेड क्रॉस के साथ भोजन वितरण, शिक्षा शिविर, आपदा राहत, शैक्षिक सांस्कृतिक, हिंदू इतिहास पर सेमिनार करवाना। हिंदू इतिहास मतलब आप समझ जाइए कि ये इतिहास को डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री हिंदू की नज़र से युवाओं के बीच नेटवर्किंग करना। HSS USA खुद को हिंदू अमेरिकन के स्वयंसेवी संगठन कहता है। मतलब जैसे यहाँ आरएसएस हिंदुओं का स्वयंसेवी संगठन होने का दावा करता है, वैसे वो भी करता है। राजनीतिक प्रभाव भी है। हडसन इंस्टीट्यूट जैसे थिंक टैंक से इसका जुड़ाव है, जहाँ आरएसएस की सकारात्मक छवि प्रचारित की जाती है। तो आइडिया ये है कि वहाँ जो हम विचार, हम ख्याल संगठन हैं, उनसे भी अपने को जोड़ कर रखें। अब ये जो लॉबिंग का काम है या आरएसएस की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेकर जो कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं वो क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लें। बहुत सारी रिपोर्ट हैं, जैसे USCIRF कहती है कि HSS USA हिंदू राष्ट्रवाद फैलाता है, जो अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, ईसाई के खिलाफ भेदभाव को बढ़ाता है। और 2021 में कोविड फंड्स मिलने पर भी सवाल उठे थे कि ये दक्षिणपंथी, हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं। फिर बहुत सारी कैंपेन चलती हैं, जैसे पीटर फ्रेडरिक जैसे पत्रकार पर खालिस्तानी का आरोप लगाने के मामले इस तरह के संगठन लगाते रहते हैं। फंडिंग, अमेरिकी दान से भारत में कोविड राहत के लिए पैसा भेजा गया, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और फ्रंट लाइन ने रिपोर्ट किया था कि करोड़ों का फंड ट्रेल सस्पिशियस है, संदिग्ध है, यानी करोड़ों रुपए आए, कैसे आए, कहाँ खर्च किए, इसका कुछ अता पता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं मिलता है। और इसका पूरा विवरण और पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। ये है आरएसएस का असली चेहरा, जो अब इस तरह से अपने टेंटिकल्स, ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस के जो पैर हैं वो कैसे देश के अंदर और दुनिया तक, बाहर तक फैल रहे हैं, और कैसे वो अब इतना बड़ा संगठन हो गया है कि अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर करता है अपने प्रचार प्रसार के लिए, जो कि सरकारों के स्तर पर होता है या उद्योगपति भी करते हैं। भारत में भी
ये होती है लॉबिंग, लेकिन ये वैध नहीं है। आपने राडिया वाला मामला सुना होगा कि किस तरह से राडिया केस में टाटा वगैरह ने अपनी लॉबिंग करने की कोशिश की थी, फिर राडिया के खिलाफ केस वेस भी बना था। तो भारत में ये वैध नहीं है, लेकिन अमेरिका में वैध है। वैध है इसलिए जो कुछ भी आरएसएस वहाँ कर रहा है उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स में आ जाता है और अब रिकॉर्ड्स में आ चुका है। तो भले ही आरएसएस इसे छुटलाता रहे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। आरएसएस का असली चेहरा हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।